Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh, and here we are discussing the subject CRPC Part 2, and this subject is provided in LLB 3-year course 6th semester. In this subject, we are discussing a very important topic from the examination point of view. The topic is general provisions as to inquiries and trials. Okay, so we were discussing फ्रॉम सेक्शन 300। सेक्शन 300 से हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 300 टू सेक्शन 306 डिस्कस कर लिया था। सेक्शन 306 से इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है और जिसमें कि टेंडर ऑफ पार्डन टू एकम्प्लिस की हम यहाँ पर बात करते हैं। हमने इंडियन एविडेंस एक्ट में एकम्प्लिस के बारे में पढ़ा होगा। मान लीजिए कोई ऑफेंस होता है, उस ऑफेंस में दो लोगों ने वो ऑफेंस किया है, ठीक है। अब उन जिन दो लोगों ने ऑफेंस किया है वो दो लोग में से एक पर्सन पुलिस, मान लीजिए दोनों लोग कस्टडी में हैं, लेकिन जब भी कोर्ट की किसी भी प्रोसीडिंग के किसी भी टाइम पर अगर एक एक्यूज्ड के सामने कुछ कंडीशंस के साथ ऑफ़र रखा जाता है कि इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती है, और उन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए जो एक्यूज्ड है, दो में से एक एक्यूज्ड, वो ये रेडी हो जाता है कि वो सब कुछ बताएगा, जो भी ट्रू वर्जन ऑफ इंसिडेंट है, जो भी ऑफेंस किया गया है उससे रिलेटेड वो सारी डिटेल्स देगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो पर्सन जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो सारी डिटेल्स देने के लिए रेडी हुआ है कुछ कंडीशंस के साथ, उसको एकम्प्लिस कहा जाता है या उसको एकम्प्लिस माना जाता है। ऐसा पर्सन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऐसे पर्सन को पार्डन दे दी जाती है। यही 306 कहता है, सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी, कि ऐसे पर्सन जिसे एकम्प्लिस हम कहेंगे, जो ऐसा डिटेल देने के लिए रेडी हुआ है इंसिडेंट के बारे में, वो उसे पार्डन दे दिया जाता है, उसे क्षमा दे दी जाती है। और मजिस्ट्रेट ऐसे किसी भी पर्सन को जिसे पार्डन दे रहा है, ठीक है, अब उसका पूरा डिटेल देगा, ठीक है। और ये सेक्शन कहाँ पर अप्लाई होता है? जो कि कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ स्पेशल जज कोई है उसके सामने, अगर उसके सामने कोई केस ट्रायबल है, वहीं पर ये केस अप्लाई होगा, या फिर जहाँ पर पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा की है जिस ऑफेंस के लिए, वहाँ पर इस तरह का प्रोविज़न अप्लाई होगा। हमने ये भी पढ़ा था इस लास्ट क्लास में कि ये जो एकम्प्लिस होता है, ये एक कॉम्पिटेंट विटनेस की तरह माना जाता है। अगर आप देखें 306 का सब क्लॉज 4, इसमें यह बात कही गई है कि उसका जो एग्ज़ामिनेशन होगा एज अ विटनेस किया जाएगा कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं। और उसके अलावा अब हमें आज के लेक्चर में जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है सेक्शन 307 से, जिसमें कि पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन के बारे में बात की गई है। पावर आज वी विल ट्राई टू फोकस टुडे फ्रॉम सेक्शन 307 टू सेक्शन 3011 टू 12। ओके, in section 307 307 deals with power to direct tender of pardon। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर इस प्रोविज़न को आप ध्यान से देखें, तो ये प्रोविज़न आप देखिए 307 का स्क्रीन पे दिया हुआ है। प्रोविज़न 307 का में क्या लिखा हुआ है कि एट एनी टाइम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ अ केस बट बिफोर जजमेंट इज़ पास्ड, मतलब कि यहाँ पर स्टेज दी हुई है कि केस के कमिट होने के बाद और जजमेंट के पास होने से पहले, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कोर्ट ऑफ सेशन में अगर ट्रायल हो रहा है तो सेक्शन 306 अप्लाई होगा। सेक्शन 307 सेक्शन 306 से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कही कि अगर कमिटेड कर दिया जाता है, अगर केस कमिटेड है कोर्ट ऑफ सेशन को, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पॉइंट है कि कमिटमेंट ऑफ केस किसको कहते हैं। आप अगर सीआरपीसी में सेक्शन 209 पढ़ेंगे तो वहाँ पर कमिटल ऑफ केस के बारे में बताया गया है, वहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। वहाँ पर ये कहा गया है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास कोई केस आता है और उसे ये लगता है कि ये केस सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन में ही ट्रायल हो सकता है इस केस का, तो वो जो मजिस्ट्रेट है वो उस केस को रेफ़र करेगा किसको? कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रायल के लिए, ठीक है। और अदर रिक्वायरमेंट्स भी है उसमें दी हुई हैं, लेकिन अगर केस के कमिट करने की बात करें तो आप यही समझ लीजिए, यहाँ पर 209 का आप एक एग्जांपल ले सकते हैं,
ठीक। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है, कोर्ट ऑफ सेशन को किसी लोअर कोर्ट के थ्रू जो है कमिट किया गया है कोई केस, वहाँ की हम बात कर रहे हैं सेक्शन 307 में। यहाँ पर यह बात कही गई है कि कोई भी केस अगर कमिट हुआ है जजमेंट के पास होने से पहले, तो यहाँ पर स्टेज क्या है, जो कमिटेड केस है, ठीक है, और क्या स्टेज क्या है, जजमेंट से पहले की। तो कोर्ट टू विच द कमिटमेंट इज मेड, यहाँ पर एक एग्जांपल ले देते हैं सेशन कोर्ट का, ठीक है, कि मान लीजिए जो सेशन कोर्ट है वो क्या करेगा, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एट द ट्रायल द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज टू हैव डायरेक्टली, मतलब यहाँ पर ये बात कही गई है कि ऐसा कोर्ट, यानी कि जैसे सेशन कोर्ट का हमने एग्जांपल लिया, क्या उसके पास पावर है, वो क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को जिसे जो कि उसे लगता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस केस में इन्वॉल्व है, ऐसे पर्सन को, ठीक है, वो पार्डन कर सकता है उन कंडीशंस के साथ जिनको हमने सेक्शन 306 में पढ़ा था, ठीक है। तो ये एक तरीके से पावर दी गई है उस कोर्ट को जहाँ पर केस कमिट किया गया है, कि वो किसी भी पर्सन को जिसे उसे लगता है कि वो पर्सन उस केस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, और उस पर्सन के सामने कोर्ट कंडीशंस रख सकता है और कह सकता है कि आप ट्रू अकाउंट ऑफ द केस दे सकते हैं वहाँ पर। सेक्शन 308 को अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कॉम्प्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ पार्डन। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर कोई पर्सन, मान लीजिए किसी को पार्डन दिया गया, ठीक है, एकम्प्लिस की हम बात कर रहे हैं, अगर जब भी उसको पार्डन दिया गया, अगर वो पर्सन पार्डन देते वक्त उन कंडीशंस को कॉम्प्लाई कर रहा है, समझ रहे हैं, जो कि उसको पार्डन देते वक्त उसके सामने रखी गई थी। देखिए, जब भी उसको पार्डन दिया जाएगा ऐसे एकम्प्लिस को, तो उसके सामने कुछ कंडीशंस रखी जाएंगी, जैसे जिनमें कि एसेंशियल कंडीशन क्या है कि आप जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका आप पूरी तरीके से सच डिटेल दोगे, ठीक है। मान लीजिए वो उन कंडीशंस को मान ही नहीं रहा है, तब वहाँ पर क्या करें, वहाँ पर क्या सीन होगा, वहाँ पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो क्या करेगा, अपना ओपिनियन देगा, ठीक है। और वहाँ पर क्या ओपिनियन होगा कि जैसे कि ये जो पर्सन है, जो भी एकम्प्लिस है, ये कोई भी एसेंशियल मटेरियल पॉइंट केस से रिलेटेड छुपा रहा है या फॉल्स एविडेंस दे रहा है, ठीक है, या और भी कोई एक कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे पर्सन के साथ क्या किया जाएगा, ऐसे पर्सन के साथ जिस ऑफेंस के लिए उसको पार्डन दिया गया था उस ऑफेंस का ट्रायल उस पर चलेगा, ठीक है। या फिर अगर उस पर कोई और भी ऑफेंस बन रहा है तो उस ऑफेंस का भी ट्रायल चलेगा। इसके अलावा उस पर फॉल्स एविडेंस देने का भी चार्ज लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी पर्सन को एकम्प्लिस बनाया गया है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, लेकिन वो उन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर वही चार्ज लगेंगे जिस ऑफेंस के लिए उसको पार्डन दिया गया है, या फिर वो चार्ज लगेंगे उसके ऊपर, या कोई और चार्ज उसके ऊपर लग सकते हैं किसी और ऑफेंस के लिए, वो चार्जेस लगेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि उस पर फॉल्स एविडेंसेस देने के भी चार्ज लग सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ प्रोवाइजो के देखते हैं कि देखिए, ऐसा पर्सन जब दोबारा उस पर्सन का उन ऑफेंसेस के लिए ट्रायल होगा, तो उस पर्सन के साथ जॉइंट ट्रायल नहीं होगा जिस पर जो दूसरा पर्सन उसके साथ था। यानी कि मान लीजिए 2 एक्यूज्ड थे, 2 एक्यूज्ड होने पर मान लीजिए कोई एक एक्यूज्ड वहाँ पर है जो कि एकम्प्लिस बन गया, और उसके बाद उसने उन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जिस कंडीशंस पर उसे पार्डन दिया गया था। तो ऐसा एक्यूज्ड दोबारा जब उसका ट्रायल चलेगा उन्हीं ऑफेंसेस के लिए, तो उस ट्रायल में वहाँ पर उसका जॉइंट ट्रायल उस पर्सन के साथ नहीं होगा जिसके अगेंस्ट अभी तक वो सारा डिटेल दे रहा था या जो भी बातें बता रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये बात कही गई। एक बात इसके प्रोवाइजो में, सेकंड प्रोवाइजो अगर हम देखें तो इसमें और भी बात कही गई है कि ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसको ट्रायल जिसका होगा फॉल्स एविडेंस देने का, अभी हमने देखा ना प्रोविज़न में, तो अगर इसका फॉल्स एविडेंस देने का प्रोविज़न हो रहा है, अगर फॉल्स एविडेंस देने के लिए भी ट्रायल चलेगा इसका, तो फॉल्स एविडेंस का जो भी चार्ज लगेगा उसके लिए हाई कोर्ट की प्रीवियस सैंक्शन जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ एक ये कंडीशन है कि फॉल्स एविडेंस का जो भी चार्ज लगाया जाएगा उसके लिए हाई कोर्ट की प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। उसके अलावा कि कोई भी स्टेटमेंट अगर उसने अंडर सेक्शन 164 दिया है, जिसमें कि कन्फेशन और जनरल स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है, सेक्शन 164 ऑफ CRPC, अगर उसने कोई भी स्टेटमेंट दिया है किसी मजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 164, या फिर कब एकम्प्लिस
के ड्यूरेशन में, जब वो एकम्प्लिस था। या फिर उसने सेक्शन 306 के अंडर में सब क्लॉज 4, सेक्शन 306 सब क्लॉज 4, अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें क्या कहा गया है कि उसका जो एग्जामिनेशन होगा एज अ विटनेस होगा, ठीक है। तो अगर उस टाइम पर एज अ विटनेस जो स्टेटमेंट वो दे रहा है, तो यहाँ पर 3 तरह के स्टेटमेंट हो गए। एक स्टेटमेंट जो वो कन्फेशन अगर है उसका कोई अंडर सेक्शन 164, या फिर वो वहाँ पर एज अ स्टेटमेंट दे रहा है अंडर सेक्शन 164, जिसे हम सब क्लॉज 5 में देख सकते हैं, या फिर वो 306 के अंडर पे एज अ विटनेस वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जब उस पर दोबारा चार्ज लगे, यानी कि जब उस पर मान लीजिए उसने कोई कंडीशन फॉलो नहीं की, एज अ अकम्प्लिस उसने ये सारे स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन उसके बाद उसने कुछ कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, जिसके बाद उस पर फिर से ट्रायल हुआ, या जिसके बाद उसका जो ट्रायल हुआ उन्हीं ऑफेंसेस के लिए जिसके लिए उसे माफ़ किया गया था, तो ऐसी कंडीशन पे ये सारे स्टेटमेंट्स जो उसने दिए एज एन अकम्प्लिस, ये सारे स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। ये सब क्लॉज 2 में बात कही गई है। यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए ए कोई पर्सन है और उस पर्सन ने क्या किया, कोई ऑफेंस किया, उसे एकम्प्लिस बनाया गया। एकम्प्लिस बनाने के अंडर उसने सेक्शन 164 और 306 सब क्लॉज 4 के अंडर में कुछ स्टेटमेंट्स दिए। उसके बाद उसने कुछ कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। जब उसने उस कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो भी उसने पहले दिए थे एकम्प्लिस के तौर पर स्टेटमेंट, वो अब उसके अगेंस्ट ही यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें कि ऐसे किसी भी ट्रायल में जो कि हो रहा है बाद में, एक्यूज्ड प्लीड करने के लिए इंटाइटल होगा। क्या प्लीड करने के लिए इंटाइटल होगा कि जो भी कंडीशन, जैसे उसके अगेंस्ट ये कहा जाएगा ना कि इसने कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तभी तो उसके अगेंस्ट ऐसा ट्रायल चलेगा, तो एक्यूज्ड ये कहने के लिए इंटाइटल्ड होगा कि उसने सारी कंडीशंस को फॉलो किया है, जो कंडीशंस जो कि उसे पर्डन के टाइम पर उसके ऊपर लगाई गई थी, उसने उन सारी कंडीशंस को फॉलो किया है, ठीक है। और अगर वो ऐसा कहता है तो फिर प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा कि वो ये साबित करे कि ऐसी कंडीशंस फॉलो नहीं की गई थी। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ए और बी हैं, ए यहाँ पर एक्यूज्ड है और बी यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन पार्टी है वो है। अब ए ने कहा कि इसको एकम्प्लिस बनाया गया था। अब मान लीजिए जो बी है या जो भी पार्टी है प्रोसिक्यूशन की, उसने कहा कि जो एक्यूज्ड है उसको मैंने एकम्प्लिस बनाया, लेकिन एकम्प्लिस ने क्या किया, सारी कंडीशंस फॉलो नहीं की। तो एक्यूज्ड क्या कहेगा, एकम्प्लिस यहाँ पर क्या कहेगा, एकम्प्लिस यहाँ कहेगा कि मैंने सारी कंडीशंस फॉलो की हैं। अब ये बात एक्यूज्ड पार्टी पर आ जाएगी, या अब ये बात प्रोसिक्यूशन पार्टी पर आ जाएगी कि वो ये साबित करे कि उसने सारी कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है, ठीक। ऐसे ट्रायल जब भी कोर्ट ऑफ सेशन में होंगे, ठीक है, तो चार्ज फ्रेम करने से जस्ट पहले, और अगर मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, तो जो भी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आते हैं उनके जस्ट पहले एक्यूज्ड से ये पूछा जाएगा कि क्या वो मानते हैं कि उन्होंने सारी कंडीशंस, क्या वो ये मतलब प्लीड करते हैं कि उन्होंने सारी कंडीशंस को फुलफ़िल किया था। और अगर एक्यूज्ड ऐसा प्लीड करता है तो कोर्ट उस प्ली को रिकॉर्ड करेगा और फिर आगे ट्रायल बढ़ाएगा। और अगर कोर्ट ये पाता है कि उन्होंने उन सारी कंडीशंस को फॉलो किया है जो जिसकी वजह से उसको टेंडर पार्डन जो है दिया गया है, वहाँ पर क्या होगा, फिर उसको एक्विटल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 308। इसके अलावा सेक्शन अगर 309 को देखें, सेक्शन 309 टॉक्स अबाउट पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग। अब यहाँ पर समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसमें यह बात कही गई है कि कोई जो भी कोर्ट होगा वो डे टू डे बेसिस पर, जो भी ट्रायल है, मान लीजिए कोई एक ट्रायल चल रहा है तो वो डे टू डे बेसिस पर चलेगा। 309 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्लीज़ रीड इट आउट अगेन एंड अगेन। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोविज़न इसका देखते हैं, इट टॉक्स अबाउट कि जो भी ट्रायल है वो डे टू डे बेसिस पर चलेगा, ठीक है। कब तक चलेगा, जब तक कि विटनेस की जो अटेंडेंस है, जो भी विटनेसेस उपस्थित हैं, उन सारे विटनेसेस को जब तक एग्जामिन ना कर लिया जाए, या फिर जब तक जो एडजर्नमेंट है वो बियॉन्ड द फॉलोइंग डे नेसेसरी ना हो। यानी कि अगर कोई बहुत ही आवश्यक कारण है तब उसकी प्रोसीडिंग को एडजर्न किया जा सकता है। अदरवाइज़ जब ये डे टू डे बेसिस पर ट्रायल चलेगा, और कब तक चलेगा, जब तक सारे जो उपस्थित विटनेसेस हैं उनका एविडेंस न ले लिया जाए, या उनकी आप कह सकते हैं उनका एग्जामिनेशन ना हो जाए।
ठीक है। एक प्रोवाइज़ो है इसमें कहा गया है जिसमें कि जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं और यहाँ पर सेक्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं सेक्शन 376 टू सेक्शन 376 DB। कि इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई ऑफेंस अंडर दिस सेक्शंस है, कि इन सेक्शन के अंडर आने वाला अगर कोई ऑफेंस है, तो ऐसे केसेस का जो ट्रायल है या इंक्वायरी है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है वो 2 महीने की रखी गई है, कि ऐसे केसेस का ट्रायल 2 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। फिर ये कहा गया है कि अगर कोर्ट को केस के कॉग्निजेंस लेने के बाद या ट्रायल प्रोसीडिंग में ऐसा लगता है कि केस को एडजर्न कर देना चाहिए, ठीक है, कि मतलब उसे लगता है कोई इम्पॉर्टेंट रीज़न है और केस को एडजर्न किया जा सकता है, तो वहाँ पर क्या दिया गया है, वहाँ पर ये बात कही गई है कि कोर्ट जो है एक्यूज्ड को रिमांड पर रखने का आदेश दे सकती है। मतलब कि ये हो सकता है कि कोई एक्यूज्ड है क्रिमिनल केस में और उसकी प्रोसीडिंग एडजर्न की जाए, लेकिन प्रोसीडिंग तो एडजर्न हो सकती है, लेकिन हो सकता है कोर्ट को ये डिस्क्रिशन दिया गया है कि कोर्ट क्या है, जो एक्यूज्ड है उसको रिमांड पर रखने का आदेश दे सकती है। ये बात सब क्लॉज 2 में कही गई है। यहाँ पर ये भी प्रोवाइज़ो इसका क्या कहता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट तब तक रिमांड पे नहीं रखेगा, 15 दिन से ज़्यादा रिमांड पर नहीं रख सकता। एडजर्नमेंट भले ही 2 महीने का कर दे, लेकिन रिमांड पर 15 दिन से ज़्यादा का नहीं रखा जा सकता है एक्यूज्ड को। ठीक है। और उसके अलावा क्या कहा गया है इसके सेकंड प्रोवाइज़ो अगर हम देखें कि अगर विटनेस उपस्थित है कोर्ट में, ठीक है, तब फिर कोई एडजर्नमेंट या पोस्टपोन नहीं किया जाएगा उनको एग्जामिन किए बिना। मतलब कि जो भी गवाह उपस्थित हैं उनकी गवाही लिए बिना उन एडजर्नमेंट नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा एडजर्नमेंट कोई स्पेशल रीज़न से किया जा रहा है तो उसका रीज़न राइटिंग में देखना होगा कोर्ट को। ठीक है। उसके अलावा एक इसमें और प्रोवाइज़ो एडेड है। इसमें ये बात कही गई है कि कोई भी एडजर्नमेंट नहीं किया जाएगा, किस कंडीशन पर, ऐसी कंडीशन पर जिसमें एक्यूज्ड पर्सन को, मान लीजिए किसी एक्यूज्ड पर्सन को सेंटेंस दे दी गई है, अब एक्यूज्ड पर्सन उस सेंटेंस देने के बाद, कोई भी जजमेंट देने के बाद अगर कोई सेंटेंस दी गई है एक्यूज्ड को, तो सेंटेंस पर डिस्कशन होता है। ठीक है। ये हमने ट्रायल प्रोसीजर में पढ़ा है। तो जब उस डिस्कशन में एक्यूज्ड पर्सन को इस बेसिस पर एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा ट्रायल का कि उसे कुछ अपने सेंटेंस से रिलेटेड कुछ दिखाना है या कुछ साबित करना है। ठीक है। यानी कि अगर सेंटेंस पर जो डिस्कशन हो रहा है वो डिस्कशन उसी ट्रायल उसी दिन होगा, उस पर कोई एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी। फोर्थ इसका और लास्ट प्रोवाइज़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोवाइज़ो है। इट टॉक्स अबाउट, अगर आप देखेंगे तो इसका जो लास्ट प्रोवाइज़ो है सेक्शन 309 का, it says provided that no adjournment shall be granted at the request of a party, किसी भी पार्टी except where the circumstances are beyond the power beyond the control of that party। मतलब यहाँ पर ये बात कही गई है, 1 second, sorry, actually screen is not working properly, so that's why I have to do that। हाँ, तो यहाँ पर ये बात कही गई है, इसका अगर हम फोर्थ क्लॉज पढ़ें, फोर्थ प्रोवाइज़ो पढ़ें, इट टॉक्स अबाउट कि कोई भी एडजर्नमेंट तब तक ग्रांट नहीं, तब तक कोई भी एडजर्नमेंट इस बेसिस पर नहीं दिया जाएगा कि या आप कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी की रिक्वेस्ट पर एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा, और केवल वहीं पर एडजर्नमेंट दिया जाएगा जहाँ पर जो सरकमस्टांसेस हैं वो पार्टी के कंट्रोल के बाहर हैं। यानी कि मान लीजिए कोई पार्टी नहीं आ पा रही है केस में और वो उसका ना आने का रीज़न, जो कारण है वो बहुत रीज़नेबल है, तो एडजर्नमेंट दिया जा सकता है, क्योंकि दैट इज़ द बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी। बट जनरल रीजंस की वजह से अगर पार्टी कोई रिक्वेस्ट कर रही है एडजर्नमेंट की, तो उसे एडजर्नमेंट दिया जाएगा। उसके अलावा ये बात कही गई है यहाँ पर, अगर क्लॉज बी देखें प्रोवाइज़ो का, फोर्थ प्रोवाइज़ो का क्लॉज बी आप देखें तो उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी जो प्लीडर है किसी पार्टी के बिहाफ पर, वो कोर्ट पे जाकर ये प्लीड करता है कि वो किसी और कोर्ट में इंगेज है आज के दिन, तो इस बेसिस पर एडजर्नमेंट नहीं देगा कोर्ट। ठीक है, कि आप किसी और केस में इंगेज हैं आज के दिन। तो उसके अलावा ये बात कही गई है यहाँ पर कि अगर कोई विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, समझिएगा इसको, कि अगर कोई विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट है बट पार्टी या प्लीडर प्रेजेंट नहीं है, मान लीजिए विटनेस है कोर्ट में लेकिन पार्टी और प्लीडर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है,
और अगर प्रेजेंट है तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, उस एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, यहाँ पर दोनों पार्टी प्लीडर की बात की जा रही है कि यहाँ पर विटनेस प्रेजेंट है कोर्ट में, लेकिन पार्टी या प्लीडर, या तो पार्टी या उसका प्लीडर प्रेजेंट ही नहीं है, और अगर प्रेजेंट है भी तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन करने के लिए रेडी नहीं है। तो वहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट वहाँ पर उनका जो स्टेटमेंट है विटनेसेस का उसको रिकॉर्ड करेगा, और जैसा उसको सही लगता है सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद वैसा ऑर्डर दे देगा, और एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन जो भी नहीं हो पा रहा है उसको डिस्पेंस कर देगा, मतलब कि उसकी अनिवार्यता ख़त्म करके विटनेसेस के स्टेटमेंट ले लेगा और वहाँ पर अपना डिसीज़न दे देगा। ये जो 309 है, क्लॉज 309, इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये कोर्ट के प्रोसीजर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन 1। इट टॉक्स अबाउट कि अगर सफिशिएंट, देखिए ये बात करता है कि रिमांड पर लेने का एक रीजनेबल कॉज बताता है ये। जो एक्सप्लेनेशन 1 है, अब रिमांड पर बात की थी ना कि 15 तक की रिमांड दी जा सकती है कि अगर एडमेंट होता है तो अगर ऐसा रिमांड दी जा रही है तो उसके पीछे एक रीजनेबल, एक प्रॉपर रीज़न बताया गया है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 1 में। इसमें कहा गया है कि अगर एविडेंस लेने के बाद कोर्ट को एक सस्पिशन रेज होता है कोर्ट में कि एक्यूज ने हो सकता शायद ऑफेंस किया है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है सारे एविडेंसेस लेने के बाद, और कोर्ट को फिर ये भी लगता है कि फर्दर एविडेंस भी लिए जा सकते हैं अगर एक्यूज्ड को रिमांड पर भेजा जाए ताकि केस और क्लियर हो जाए, तो वहाँ पर कहा गया है कि ऐसे पर्सन को या ऐसे एक्यूज्ड को रिमांड पर भेजना गलत नहीं होगा और उसे एक प्रॉपर रीज़न माना जाएगा रिमांड देने का, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 310 पे, दैट इज़ लोकल इंस्पेक्शन। यहाँ पर इंस्पेक्शन बाय हुम, यहाँ पर हम यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की बात नहीं कर रहे 310 में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जज या मजिस्ट्रेट की, ठीक है। तो जज और मजिस्ट्रेट के पास भी पावर होती है सेक्शन 310 के थ्रू कि वो इंक्वायरी, ट्रायल या किसी भी प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर पार्टीज़ को ड्यू नोटिस देने के बाद किसी भी जगह को इंस्पेक्ट, किसी भी जगह यानी कि जो ऑफेंस का प्लेस होता है या फिर कोई दूसरा प्लेस जो उनके हिसाब से या जो जजेस मजिस्ट्रेट के हिसाब से ज़रूरी लगता है। मतलब यहाँ कहने का ये है कि जज और मजिस्ट्रेट किस प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज में, ट्रायल की किसी भी स्टेज में या इंक्वायरी की किसी भी स्टेज में किसी ऑफेंस के प्लेस को या फिर किसी दूसरे प्लेस को अपने हिसाब से इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किस लिए इंस्पेक्ट करेंगे? फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रॉपर अप्रिशिएटिंग द एविडेंस, ताकि एविडेंसेस को प्रॉपरली अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है, अप्रिशिएट किया जा सके, उन्हें प्रॉपर अंडरस्टैंड करके उनकी प्रॉपर एक प्रूफ उनका मिले हमें, ठीक है। इसलिए और उसके बाद वो क्या करेंगे, जब उसको इंस्पेक्ट कर लेंगे किसी भी प्लेस को जो उन्हें करना है, उसके बाद वो एक उसका मेमोरेंडम बनाएंगे, ठीक है, और बताएंगे कि क्या रिलेवेंट फैक्ट्स हैं जो उन्होंने इस इंस्पेक्शन से जो उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है। ऐसा मेमोरेंडम, क्लॉज 2 कहता है कि ऐसा मेमोरेंडम रिकॉर्ड का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और ये जो है मेमोरेंडम दोनों पार्टीज़ को फ्री ऑफ कास्ट फर्निश किया जाएगा, ठीक है, दिया जाएगा यानी कि। अब आते हैं सेक्शन 311 पर। 311 टॉक्स अबाउट पावर टू समन मटेरियल, विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है ये भी, प्लीज़ इसे केयरफुली रीड करिए। इसमें ये बात कही गई है कि किसी इंक्वायरी, ट्रायल या किसी भी दूसरी प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो अगर कोई पर्सन प्रेजेंट है कोर्ट में तो उसको समन कर सकता है, भले ही वो पर्सन पहले विटनेस के तौर पर ना आया हो। यानी कि यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर कोई पर्सन विटनेस की तरह नहीं आया है, पहले एग्जामिनेशन उसका नहीं हुआ है, तो भी कोर्ट ऐसे पर्सन को बुला सकती है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। मान लीजिए आप हैं, आप उस केस से भले ही रिलेटेड हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है। आप अगर उपस्थित हो सकते हैं कोर्ट में, आप इससे पहले उपस्थित कभी नहीं हुए हैं कोर्ट में गवाह के तौर पर, उसके बावजूद कोर्ट को अंडर सेक्शन 311 के थ्रू ये पावर दी गई है कि वो किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन को कोर्ट में बुलाने का या उपस्थित होने का समन दे सकती है। मान लीजिए कोई विटनेस है जो पहले से ही प्रेजेंट हो चुका है, एग्जामिन किया जा चुका है,
या आप यहाँ पर, तो यहाँ पर कोर्ट को ये पावर दी गई है कि ऐसा पर्सन, एक तो कैटेगरी ये हो गई जो कोर्ट में आया नहीं है, जिसने कोर्ट में अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो कोर्ट को ये पावर दी गई कि वो उसको एग्जामिन कर सकता है और उसको बुलवा सकता है, उसको समन दे सकता है। दूसरी पावर कोर्ट को दी गई कि मान लीजिए कोई पर्सन एज अ विटनेस आ चुका है कोर्ट में, उसका एग्जामिनेशन हो चुका है, तो भी कोर्ट उसको रिकॉल कर सकता है और उसका री एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, तो कोर्ट को, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसे पर्सन के थ्रू हमें कुछ जो है कोर्ट के डिसीजन में कोई चेंज आ सकता है, या कोई एक प्रॉपर और जस्टफुल डिसीजन दिया जा सकता है, या कह सकते हैं कि ऐसा समन देकर ऐसे पर्सन को बुलाकर कोर्ट में, या ऐसे विटनेस को बुलाकर कोर्ट में कुछ उससे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द केस निकाली जा सकती है। ठीक है, तो कोर्ट को, यानी कि 311 में कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी पर्सन को, भले ही वो विटनेस हो या भले ही वो विटनेस कोर्ट में ना रहा हो, भले ही उसे एग्जामिन उसका हुआ हो या उसका एग्जामिनेशन ना हुआ हो, कोर्ट उसको बुला सकता है और उसका एग्जामिनेशन किया जा सकता है। सेक्शन 311A में पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को कि ऐसे किसी भी पर्सन का जो भी आया है कोर्ट में, उसका साइन लिया जा सकता है या उसकी हैंडराइटिंग ली जा सकती है, अगर वो केस के लिए मटेरियल है तो। सेक्शन 312 अगर हम देखें तो इट टॉक्स अबाउट एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेंट्स एंड विटनेसेस। देखिए, इसमें ये बात बस इतनी कही गई है कि कोर्ट जो भी कंप्लेनेंट या विटनेसेस आ रहे हैं कोर्ट में, इंक्वायरी ट्रायल या किसी भी प्रोसीडिंग के टाइम पर, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट एक रूल बना सकती है, ठीक है, और उस हिसाब से पेमेंट दी जा सकती है। ठीक है, उस हिसाब से जो भी उनकी कॉस्ट लगी है, एक्सपेंसेस आए हैं विटनेसेस और कोर्ट्स के, तो उस हिसाब से उनको दिया जा सकता है उनका एक्सपेंस। ओके, फ्रॉम सेक्शन 312 टू फर्दर sections we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.